नमस्कार, प्रणाम। कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो हम तो सवाल पूछेंगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी मुद्दे की चर्चा हो रही है तो वो है एलपीजी, क्योंकि पूरे देश से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। देश के तमाम बड़े शहरों में एलपीजी संकट साफ साफ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार दावा कर रही है देश में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी देश को भ्रम में डाल रही है। दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है आने वाले समय में अभी इसका रौद्र रूप देखा जाएगा। ईरान से एक जहाज भारत रवाना हो चुका है शिवालिक, और बहुत जल्द 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी के साथ वो भारत पहुंचेगा। लेकिन जितना एलपीजी लेकर वो जहाज आ रहा है उससे डबल एक दिन में भारत में एलपीजी की खपत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला बंद होता है वहां हमारा काम शुरू होता है। जरा पीएम मोदी के बयान को सुनिए। ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। पीएम मोदी के बाद शशि थरूर जो कांग्रेस नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये संकट है लेकिन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ फैक्ट पर बातें करना बेहद आवश्यक है। भारत में 26,000 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी यूजर्स हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर्स देश है। 90% एलपीजी इंपोर्ट होता है भारत में, यानी दूसरे देश से आता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, सीरिया से जो एलपीजी हमारे देश में आता है वो पूरा रास्ता बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भले ही हमारे एक जहाज को परमिट मिल गई है लेकिन अभी भी 25 से ज्यादा जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति से देश के पीएम नरेंद्र मोदी की बात हुई है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ईरान भारत के साथ बेहतर दोस्ती दिखाने के लिए भारत के जहाज को हरी झंडी दे देगा। लेकिन आप पूरे देश में अगर देखें तो संकट कितना गहरा रहा है। हर दिन भारत में 60 लाख एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग होती है जो आज के दौर में 90 लाख तक पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा आंकड़ा। इतनी तेजी से बुकिंग हो रही है, कालाबाजारी का तो कोई जवाब ही नहीं है। तमाम मंदिरों में जो रसोई चल रही थी, जो प्रसाद का सिस्टम चल रहा था वो बंद हो चुका है। चाहे अयोध्या में राम रसोई की बात की जाए, सिद्धिविनायक मंदिर की रसोई की बात की जाए या फिर देश के दूसरे बड़े मंदिरों में, एलपीजी संकट साफ साफ पूरे देश में नजर आ रहा है। मैं पूरे देश की तस्वीरों को देख रहा हूं, खास करके मेट्रो सिटीज, चेन्नई की बात हो, कोलकाता की बात हो, दिल्ली एनसीआर की बात हो, सब जगह रेस्टोरेंट में ऑनलाइन फूड डिलीवरी में भारी संख्या में कमी आई है और अनाप शनाप पैसे भी लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार लोगों को भरोसा तो दे रही है लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है अपने आप में वो कई सवालों को जन्म दे रही है। और बिहार में तो आलम यह है कि 2.5 लाख छात्रों के जीवन पर संकट है, क्योंकि जो दुकान में एलपीजी सिलेंडर मिलती है वो अभी उपलब्ध ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑनलाइन बुकिंग है वो हो रही है। ऐसे में तमाम कामकाज प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एलपीजी पर पूरे देश में हाहाकार, कब जागेगी सरकार? और उससे भी अहम सवाल, 38 जिलों में एलपीजी की मारामारी, छात्रों पर संकट भारी। तो इन सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। लोजपा रामविलास से संगीता तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, भागलपुर से। पार्टी की कद्दावर नेता हैं, बहुत जोरदार तरीके से पक्ष रखती हैं एनडीए गठबंधन की ओर से। मेनका जी कांग्रेस से जुड़ी हैं और डॉक्टर अरुणेश द्विवेदी सीनियर पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहला सवाल संगीता जी आपसे ही है, आप लोगों का अभी क्या कहना है? सीधा सीधा बताइएगा कि देश में एलपीजी का संकट आपके हिसाब से कितना गहरा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से मुझे इस चैनल से जोड़ा और हर एक बार आपने ज्वलन मुद्दा को लेकर के मुझे डिबेट करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जहां तक एलजेपी इसका गैस सिलेंडर जो अभी पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ, यूं कहें कि ये हाहाकार जो है पूरे विश्व का है। जिस तरह कोरोना में हाहाकार मचा था, उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सूझबूझ दिखाई थी
और जिस तरह उस समय हमारा देश संभल गया था, जो ये विश्व की महामारी थी, उसके बावजूद भी ये भारतवर्ष संभल गया था और इसके नेतृत्वकर्ता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही इसको संभाला था। तो हमें लग रहा है कि जो ये अफवाहें हो रही है कि एलजेबी इसकी सिलेंडर की कमी आ रही है, युद्ध हो रहा है, इससे हम नकार नहीं सकते। और युद्ध जो इराक के बीच जो चल रहा है, तो हम लोग ये पहल करें कि भगवान से ये दुआ करें कि ये युद्ध थमे और जो ये संकट की घड़ी हर किसी संगीता देश जी, में आ रही। हाँ, भगवान से दुआ प्रार्थना सब अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर फैसला भारत सरकार को लेना है। आप भागलपुर से आती हैं और मैंने वहां की तस्वीरें देखी है। आप देखिए किस तरीके से लोग लाइन में खड़े हैं। पूरे बिहार की यही स्थिति है। पटना में जितने भी छात्र पढ़ने जाते हैं या भागलपुर में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, वहां पर स्थिति ऐसी है कि जो 5 किलो का गैस लगभग सब लोग रखते हैं, हम लोग भी वहीं से पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर कहीं भी किसी दुकान में गैस नहीं मिल रही है और यही आलम पूरे देश में है। नहीं, ये यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी कि मैंने कल ही की बात मैं कर रही हूँ। जैसे ही ये अरफा तरफी का माहौल आया, तो मैंने कल खुद अपने से जितने भी एजेंसी वाले हैं, हमारे परिचय के अगर आते हैं, तो हमने उन सबों को कॉल किया कि भाई क्या स्थिति है, क्या ऐसा है कि काला बाजारी चल रहा है या सिलेंडर आप लोग के पास नहीं पहुंच रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैम घबराइए मत, पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है और अगर आपको जरूरत है तो मिलेगा। हमने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास है अभी। लेकिन नहीं संगीता जी, देखिए यही बहुत बड़ी बात है। आपके जान पहचान के थे या किसी और का जान पहचान का कोई एजेंसी वाला होता है, हमारी जान पहचान के भी बहुत लोग हैं। हमने फोन किया तो कहा सर आपके लिए उपलब्ध है। तो यही तो गड़बड़ी है ना कि आम लोगों को दिक्कत हो रही है और खास लोगों के लिए सब कुछ बढ़िया हो रहा है। नहीं, आम लोगों को भी दिक्कत नहीं है। हमारे ही घर में 2 रेंटर रहते हैं, उनकी सिलेंडर कल खत्म हो गई और वो गया और वहां से बहुत आसानी तरीकों से उन्होंने वो गैस लेकर आया। हाँ, ये दिक्कत जरूर है। ऑनलाइन बुकिंग हो रही है संगीता जी, आपकी बात सही है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, लेकिन दिक्कत हो रही है आम लोगों को, ठेले वाले को, रेस्टोरेंट वाले को। भारत में 30% से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। ऑनलाइन डिलीवरी में कुछ भी खाना ऑर्डर करते हैं लोग, कहते हैं कि आज नहीं अवेलेबल है, कल अवेलेबल है, और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस किए जा रहे हैं। नहीं, दिक्कत है कि जो कॉमर्शियल, जो जैसे आपने होटलों में कहा, वहां पर थोड़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन अगर दिक्कतें आ रही है तो हमें लग रहा है कि इसमें घबराने की, हताहत होने की जरूरत नहीं है। सूझबूझ से जो है सरकार इस पे काम करेगी और पर्याप्त मात्रा में जो 1-2 दिन आपके चैनल से ही हमने अभी जाना कि जो है प्रधानमंत्री जी ने जो सिलेंडर मंगवाने का कार्य किया है, भारत में आ जाएगा और ये संकट दूर हो जाएगा। इसमें घबराने की या अफवाहों में जाने की बात नहीं है। कल हमारे भागलपुर के डीएम सर ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के द्वारा ये बताने का कार्य किया कि आप लोग न घबराए नहीं, पर्याप्त मात्रा में भागलपुर शहर में सिलेंडर है और प्रखंड पंचायत तक जो है उनकी सारे पदाधिकारियों ने नजर रखा हुआ है ताकि काला बाजारी ना हो। ठीक है संगीता जी, बातें हो रही है, बीजेपी अपना दावा पेश कर रही है, जेडीयू दावा पेश कर रही है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अगर एक आध जगह की तस्वीरें आती तो चलिए ठीक है, लेकिन पूरे बिहार से, पूरे देश से तस्वीर आ रही है, लोग परेशान है। अब मेनका जी आपके पास आते हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है और आप लोगों को लगता है कि वाकई में भारत में इस वक्त संकट नहीं है और आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी? आपका क्या टेक है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 24 घंटे से कांग्रेस पार्टी थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है। नहीं मेनका जी, आपकी आवाज, हम आपके पास वापस आएंगे, प्लीज आप अपना कनेक्शन ठीक कीजिए। अब हम डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। सर, अभी देखना यह होगा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बहुत सारी बातें की जा रही है। अभी ईरानी राष्ट्रपति से देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत की, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की, एक जहाज वहां से भारत पहुंचने वाला है, 40,000 मीट्रिक टन उसमें एलपीजी है, लेकिन हमारा खपत एक दिन का उससे डबल है। तो क्या लग रहा है कब तक ये संकट दूर हो जाएगा? ये संकट तो अभी बहुत मुश्किल है ये कहना कि किस समय तक दूर हो जाएगा। साल भर लगेंगे, 6 महीने लगेंगे या 1-2 हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, उसके ऊपर निर्भर करता है इस संकट का समाधान। अगर वो युद्ध 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और वो लंबा खींचता है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबा खींचा था, अभी भी वो चल ही रहा है, उसी तरीके से अगर ये ईरान का और मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं उसमें सुधार नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात है
कि उसका असर हमारे देश में पड़ेगा और तब ये जो संकट है, ये और संकट गहराएगा। हालाँकि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार के अधिकारी हाथ में हाथ रखे हुए बैठे हैं। कल भी अगर आपने देखा हो तो दिल्ली में जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, जिसके ऊपर ये सब ज़िम्मेदारी बनती है, वहाँ के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वस्तु स्थिति है जो समस्याएँ सर हैं और वो सारी बातें ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ मीटिंग हो रही है, क्या डीलिंग हो रही है, क्या किसकी किससे बातचीत हो रही है। लेकिन लोग तस्वीरें देख रहे हैं ग्राउंड पर जिस तरीके से लाइन लग रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने कई बार नोएडा में एक साथ हम लोग घूमे हैं, कई बार काम भी किया है। मैं कल कल की बात बताता हूं। मैं नाश्ता करने के लिए गया, जो नाश्ता 300 रुपए प्लेट का हाफ प्लेट था और जो फुल 500 प्लेट का था, वो दुकानदार कह रहा है कि सर आपको 500 वाला ही लेना होगा क्योंकि हाफ में हमें नुकसान हो रहा है। मतलब आप देखिए महंगाई का आलम किस तरीके से मेट्रो सिटीज में नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। अगर वो महंगी गैस खरीदेंगे, ब्लैक में गैस खरीदेंगे, तो जाहिर-सी बात है वो भी अपना सामान जो बेचेंगे उसे और महँगा कर देंगे। इससे महँगाई भी बढ़ेगी। अभी आपको एक और जानकारी दे दूँ, यूपी के फर्रुखाबाद जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाइन में खड़े-खड़े बोल रहे हैं कि मौत हो हार्ट गई। अटैक हार्ट अटैक की मौत हो गई। अब आप देखिए जी। देश भर की जो तस्वीरें आ रही हैं, आप सही कह रहे हो कि उसमें जो गैस एजेंसियों के सामने लंबी लाइन लगी हुई है। तो वैसा तो है नहीं, आप लोग ही ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप लोगों के रिपोर्टर ही फील्ड में पहुँचकर ये सारे जो सच्चाई है उसको बयाँ कर रहे हैं। लेकिन सर कालाबाजारी क्यों नहीं रुक रही है? अगर अगर देश के पास स्टॉक भी है लेकिन उसके बावजूद दिक्कत नहीं है, तो फिर कालाबाजारी क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि इसी कालाबाजारी के चक्कर में इतना बड़ा पैनिक क्रिएट हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। ये सबको मालूम है कि भारत के पास 15 दिन का स्टॉक है, लेकिन जिस तरीके से ये जो माफिया एक बार फिर से कोविड काल में जिस तरह से इन्होंने राक्षसी रूप लिया था, एक बार फिर से ये सामने आ गए और अपने लिए जैसे एक बार भारत में नमक को लेकर हो गया था कि सारे नमक को जुटाना शुरू कर दिया, वही हाल अभी मैं देख रहा हूं नोएडा, दिल्ली में कहीं भी गैस नहीं मिल रही है। पिछले 2-3 दिन पहले अभी कहीं पर गैस मिल रही थी 400 रुपए किलो, वो भी 1 किलो दे रहे थे जिनको छोटे सिलेंडर में जो भरवाते हैं। तो ऐसे में कालाबाजारी पर एक्शन क्यों नहीं नजर आ रहा है? नहीं, कालाबाज़ारी पर एक्शन लेने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है और प्रशासन के अधिकारियों को बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको पहले ही वही बताया है कि आपका बिहार का चैनल है, तो पटना के जिलाधिकारी ने बाकायदा वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 28 उड़नदस्तों का भी गठन किया गया है कि वो जाके जगह-जगह छापेमारी करें। इसके अलावा हर एक जिले में जिला आपूर्ति अधिकारी होता है, जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है, वो सही तरीके से आम लोगों तक पहुँचे, उस पर कोई व्यवधान ना हो, उस पर ध्यान रखना होता है। इसके अलावा खाद्य अधिकारी होते हैं, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, तो कुल मिलाकर के जो प्रशासन का अपना एक स्ट्रक्चर है, तो वहाँ के अधिकारियों को एक्टिव कर दिया गया है। सर लेकिन जो तस्वीरें हम 4 दिन पहले देख रहे थे, वही तस्वीरें आज भी नजर आ रही हैं। काम कर रही है, लेकिन ये है कि समस्या है, हालात खराब हैं, उनको सही करने की जो ज़िम्मेदारी बनती है, वो शासन और प्रशासन की बनती है। नहीं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, बिहार में भी गठबंधन की सरकार है और अब तो बीजेपी का सीएम भी बनने वाला है। लेकिन घर हाउस होल्ड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन दूसरी ओर हॉस्टल्स में, पीजी में जो बच्चे रहते हैं, जो लोग रेंट पर रहते हैं, वो 5 किलो का कोई सिलेंडर भराता है, कोई 2 किलो का भराता है, तो उसकी उपलब्धता कहां से पूरी की जाएगी? क्योंकि दुकान में गैस मिल ही नहीं रहा है कहीं पर। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं और इवन जो मज़दूर वर्ग के लोग होते हैं, दूसरे भी होते हैं जो छोटी-छोटी जगहों पर रहते हैं और उनके सामने जो खाने का है वो होटल भी नहीं जा सकते हैं, ढाबा भी नहीं रोज़-रोज़ जा सकते हैं। तो वो यही करते हैं कि 5 किलो का सिलेंडर भरते हैं और उसको जाके भराते हैं। एक तो वो पहले उनको महँगा मिलता है, लेकिन आजकल के जो हालात हो गए हैं उसमें बहुत ही महँगा उनको अगर 2 किलो की गैस की ज़रूरत है, तो वो मजबूरी में 1 ही किलो ले रहे हैं कि 200 रुपए किलो तक के गैस के दाम बढ़ गए हैं। तो ये महँगाई बढ़ी है, तो इसमें जो आम जनता है, जो बहुत ही तबके के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी समस्याएँ हो रही हैं। और दूसरा ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहूँगा, एलपीजी का जो उज्ज्वला योजना है, सरकार की ही अपनी योजना। तो उज्ज्वला योजना गाँव के दूर-दराज के इलाकों में महिलाओं को सिलेंडर दिए जाते हैं। वहाँ पर क्या हालात हैं, उसको भी मीडिया को दिखाना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि ये शहर के लोग या दिल्ली में रहते मजदूर वर्ग के लोग हों, वो कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन ज़रा सोचो कि कोई दूर-दराज का कोई सर सर इलाका है, शहर में इलाका भी जो गरीब और मजदूर उसका हैं। खत्म हो गया है, वो किस तरीके से अपनी व्यवस्था करेंगे? फिर बीजेपी की सरकार यही करेगी कि भाई हमारी जो पुरानी व्यवस्था है कि चूल्हे पे हम्म, आप लकड़ी से ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक बहुत है। ही अच्छा होता है। जैसा कि कल मैं देख रहा था, बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई गैस का प्रयोग करना ही क्यों है? हमें तो दूसरे ऑप्शन, हम्म, हमारी जो प्राकृतिक तरीके हैं, जो पारंपरिक तरीके हैं कि हम चूल्हे का कोयले का वो आता था चूल्हा, उसका सर प्रयोग करें ये या जो नेता है सर, ये बेवकूफ लोग हैं। लेकिन ये कोई इतने सॉल्यूशन बेवकूफ लोग हैं। मुझे लगता है कि गैस जी, की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी एलपीजी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो लोग भी कह रहे हैं कि गैस में करना क्यों है, आप इंडक्शन क्यों नहीं ले लेते, आप कोयला क्यों नहीं जला लेते, ये सीधे सीधे बेवकूफ नजर आते हैं। संगीता जी आपके पास आते हैं। आप ये बताइए कि अरुणेश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि शहर वालों का इंतजाम हो जाएगा, गांव वाले को दिक्कत होगी। लेकिन शहर की बात मैं आपको बताता हूं, जब मैं ऑफिस से अपने फ्लैट पे जाता हूं तो रास्ते में कई जगह सड़क के किनारे मुझे दुकान नजर आती है, जहां पर सामने ऑटो वाले खाना खाते हैं, रिक्शा वाले खाना खाते हैं, गरीब लोग खाना खाते हैं। उनमें मैं देख रहा हूं 90% छोटे छोटे दुकान बंद हो गए हैं, जो दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल खिलाते हैं, क्योंकि उनके पास सिलेंडर ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फर्क आम लोगों पर पड़ रहा है। 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन युद्ध के हो गए, भारत में एक सप्ताह हो गया क्राइसिस का। तो ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, इसे लेकर कोई बहुत बड़ा एक्शन ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। सरकार मीटिंग्स कर रही है, तमाम बैठकों का दौर जारी होगा, अपने जगह पर है, लेकिन ग्राउंड पे ये कब तक नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से सरकार ने इस चीज का संज्ञान लिए हुए हैं और जिस तरह से बैठकें लगातार चल रही है, हमें लग रहा है कि इस समस्या का भी समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। जिस समय आपको याद होगा, जिस समय भारत में कोरोना आया था, भारत में कहें कि विश्व में कोरोना आया था, तो यही आंकड़ा दिया गया था विपक्ष के तरफ से कि भारत में बेड नहीं है, भारत में स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, भारत और भी बर्बाद हो जाएगा, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह उस समय भी सरकार ने सूझबूझ के साथ भारत को संभाला था और भारत में हर एक चीज की व्यवस्था थी। रात बाद में इसी भारत ने दवाई भी कोरोना का भारत में ही पुणे जैसे सेंटर से निकाला गया था। तो ये स- जो इसकी जो अभी संकट, जो गैस एलपीजी की जो संकट आई है, अचानक से जो ये संकट आई है, तो हमें लग रहा है कि जो भंडारण है, उस भंडारण को किस तरह भरा जाए और ये जो आम लोगों के नीचे नहीं जो संगीता जी, समस्या है। भंडार भरा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी है कि भारत के पास 15 दिन के स्टॉक हैं, जहां जाएंगे तो स्टॉक बढ़ेगा। दिक्कत है कालाबाजारी पर। यह जिस तरीके से इतना बड़ा भयंकर खेल चल रहा है, इसको इसको सरकार रोकने में अब तक नाकाम नजर आ रही है। नहीं, इसमें जैसे भागलपुर में ही दो गोदाम को यहाँ पे सील किया गया है प्रशासन के द्वारा, और पूरे बिहार में हमें लग रहा है कि इस तरह से जो काला बाजारी चल रही है, जो बिचौलिए लोग कर रहे हैं, इसमें हम नकार नहीं सकते कि नहीं कर रहे हैं, ये लोग काला बाजारी कर रहे हैं। लेकिन काला बाजारी रोकने के लिए सरकार भी अपनी व्यवस्था पूर्ण रूप से चल ठीक है, ठीक है, मजबूत ठीक है। रखती है और संगीत प्रशासन भी इस संगीता पे जी लगी ठीक है। हुई है। मेनका जी जुड़ी है वापस। मेनका जी आवाज मिल रही है इस बार? मेनका जी आवाज आ रही है मेरी? चलिए, मेनका जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो अरुणेश जी आपके पास आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें अपने जगह पर है। कुछ हम विदेश नीति पर भी चर्चा कर लें कि बेहद जरूरी हो जाता है भारत और ईरान का संबंध। यहाँ पर हमने कई मौके पर देखा है कि ईरान ने भारत का साथ दिया है। जब कश्मीर का मुद्दा था, 1990-92 की बात है, तो सारे मुस्लिम कंट्री जो है वो भारत के खिलाफ हो गए। उस वक्त सिर्फ ईरान ने भारत का साथ दिया। लेकिन अब जैसे जैसे पूरे विश्व की स्थिति बदली, भारत इजराइल के साथ खड़ा होता नजर आया। हालांकि ईरान से भी भारत की दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस ईरान से हम सस्ते तेल खरीदते थे, अब स्थिति ऐसी क्यों हो गई है कि ईरान हमारे जहाजों को रोक रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की यारी भारत को भारी पड़ रही है? हाँ, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से भारत की यारी पड़ रही है उसको भारी। अब भारी तो ये सबका अपना-अपना नज़रिया हो सकता है कि कितनी भारी पड़ रही है, लेकिन मेरा तो एक पूरा स्पष्ट नज़रिया है कि भारत के सामने आगे कुआँ पीछे खाई, ऊहा-पोह की स्थिति जिसको कहते हैं, उस तरीके के हालात हैं। दरअसल कहने को तो हमारी जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से गुटनिरपेक्ष पर आधारित है और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हमारा प्रधानमंत्री जी ने भी कई मौकों पे कहा है कि हमारा जो है बुद्ध का देश है
और वो हम्म। युद्ध से दूर रहना पसंद करता है, शांति से समस्याओं का समाधान निकालना चाहता है। लेकिन हकीकत ये है कि जब वैश्विक परिदृश्य या यूँ कह लें कि जब ऐसे कुछ समीकरण पड़ जाएँ विश्व में कि जहाँ पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा। वो कब हम्म। करते हैं कि हमारे देश की जो विदेश नीति है, विदेश मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, सर हम वो सब स्टैंड क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे? हम इजराइल आप हमारा दोस्त है और ईरान भी दुश्मन नहीं है, मैं और बता इस रहा हूँ, स्थिति में आप भारत बयान कैसे दे सकता है? एक कहावत है कि सबको साधे कोई न सधे, इस तरह से एक हम्म। है कोई और हम्म। उसका अर्थ ये है कि भारत की कोशिश ये है कि हमारी सबके साथ मित्रता बनी रहे। अमेरिका के हम्म। साथ भी अच्छे संबंध रहें, इज़राइल के साथ भी रहें और ईरान के साथ भी रहें। लेकिन ये कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है कि आप ईरान को हम्म। इतना जो है ऐसा देश समझते हैं, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के अभी खामनेई जो अभी नए वहाँ पे बने हैं राष्ट्र प्रमुख, कि वो मुस्तफा जानते नहीं है खamenei कि जी। केवल मुँह जबानी कहता हम्म। है कि हाँ भाई मैं ईरान के साथ हूँ, लेकिन वास्तव में वो हम्म। अमेरिका और इज़राइल के साथ है। जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी उसके शायद हफ्ते या 10 दिन लेकिन पहले ही सर क्योंकि वहाँ हम पे टॉपिक से शायद इज़राइल की अधिकारी मेन गए टॉपिक पे लौटते हैं सर। तरह के अभी जो युद्ध के स्मारक जी। बने, तो कहीं न कहीं जो है ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो सरकार है वो समझते हैं। भारत कोशिश ये कर रहा है, अभी जो भारत की पहली प्राथमिकता है कि जो युद्ध हम्म। क्षेत्र है, वहाँ पे जो हमारे भारतीय फँसे हुए हैं, चाहे वो हम्म। ईरान की सीमा पे हो या इज़राइल वहाँ पर भी हम्म। हो, क्योंकि ईरान कहीं भी इस युद्ध में झुकता या दबता हुआ नज़र नहीं आ हाँ, रहा। बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। लगातार इसका आपकी जवाब पक्का आपकी से बात दे रहा है। बहुत सही है। नुकसान उस और पर ये भी हो युद्ध रहा है। तो अपने भारतीय नागरिकों को कैसे सुरक्षित वापस लाना है, अभी सरकार का ध्यान उस ओर जाता है। ठीक है, नागरिकों पर ध्यान है, वहां 9,000 भारतीय फंसे हैं, लेकिन यहाँ पर 150 करोड़ देशवासियों की बात है। और संगीता जी जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे, हमें बहुत सस्ते में ईरान तेल भी दे रहा था, लेकिन फिर हम अमेरिका के दबाव में आ गए, आपको ऐसा लगता है? और उसके बाद रूस से दोबारा तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने छूट दी है, तो रूस कह रहा है कि हम आपको अब $4 से $5 और ज्यादा महंगा तेल देंगे। तो एक तो यह है कि हमारा भंडार जो है अगर हम ज्यादा जमा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत वित्तीय खर्च बैठेगा। तो इस सवाल को लेकर आपका क्या कहना है? और फिर अगले सवाल पर मैं आऊंगा कि जिस तरीके से हम दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदेंगे, तो जो ईरान से हमें 50 घंटे 40 घंटे में तेल यहां पर पहुंच जाता है, अगर हम अमेरिका से लेंगे, रसिया से लेंगे, फिर तो उसमें 25 दिन से 50 दिन का भी वक्त लगेगा। तो दोनों तरफ से नुकसान तो भारत का ही हो रहा है। आपने सही कहा कि जो अभी जो हालात है भारत में, तो अभी जो हम तेल जो ले रहे हैं, अभी सूझबूझ से हमें लग रहा है कि यही करना चाहिए, सरकार कर भी रही जी। होगी। और विदेश नीति के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो लोग भी ये हम्म। कर रहे होंगे कि जो हमें सस्ते रेट में और जो एकदम समय पर भारत में हम्म। तेल पहुंच जाए, हमारा गैस पहुंच हम्म। जाए, उनसे ये सूझबूझ करके हम लोगों को फैसला लेना चाहिए, सरकार को फैसला लेना चाहिए। तो आपको लगता और है कि जो भारत की अभी विदेश नीति इस वक्त एकदम सही है? बिल्कुल एकदम सही है, और आप देखेंगे 1-2 दिन लेकिन में फिर हमारे जहाज को ईरान परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? हमें लग रहा है कि जो हाई लेवल की जो मीटिंग चल रही है और हाई लेवल से ये जो बात हो रही होगी विदेश नीति से, हम्म। वो लोग कर रहे होंगे और शायद परमिशन भी मिल जाए और भारत में बहुत हम्म। जल्द ये जो संकट गहराया है वो खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, अरुणेश जी एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। ये तमाम परिस्थितियां अपनी जगह पर है, युद्ध को लेकर अभी नहीं कहा जा सकता है कि यह युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि जितने आक्रामकता के साथ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं, ईरान उसका और जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहा है। और मुस्तफा खamenei को लेकर खबर आई है कि वो घायल हैं, कोमा में चले गए, उनका एक पैर कट गया है। तो ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट तो सीधा सीधा फिर युद्ध पे होगा। ये युद्ध लंबा खींचेगा और फिर एलपीजी क्राइसिस हमें 20 से 25 दिन के बाद बहुत भयानक तौर पर नजर आ सकता है। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसका असर भारत पे भी पड़ेगा और केवल भारत ही नहीं, ऐसे बहुत से देश हैं जो कि पूरी तरीके से तेल और गैस की आपूर्ति के लिए ईरान जैसे देशों पर निर्भर हैं। और उसके अलावा अगर सरकार अभी से मामले की गंभीरता को समझ रही है, इसीलिए लगातार उनके अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मंत्री भी लगातार मीडिया को संबोधित कर रहे हैं कि किसी तरह की पैनिक की सिचुएशन ना हो पाए और विपक्ष इस पर कोई सियासत ना करे, क्योंकि ये डायरेक्ट किचन से जुड़ा मुद्दा है, खाने-पीने से जुड़ा ठीक है हुआ सर, मुद्दा ओके। है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अफ़वाह भी ना फैल पाए, बहुत ही तरह से क्रिएट ना हो पाए।
और इसके अलावा लोग पता है क्या कर रहे हैं, आज ही मैं सुबह ट्विटर देख रहा था, तो जो एक्स है, एक्स हैंडल है, उसके ऑफिशियल जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का ऑफिशियल एक्स हैंडल है, ट्विटर का हैंडल है, उनसे कहा गया है कि लोग पेट्रोल और डीजल जैसी जो चीजें हैं ना, उनको गलत कंटेनर में भर के रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हानिकारक है, वो भी अगर कहीं उस पे आग लग जाती है तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मुझे लगता है ठीक है कि सर, सरकार ओके, और संबंधित एजेंसियों को थोड़ा सा और गंभीरता के साथ काम करना जरूरत है, बिल्कुल ताकि बिल्कुल, जिस तरह की नोटबंदी के दौरान लोग लाइन पे लगे, उसी तरीके से अगर इस तरह से गैस के लिए लोग लाइन पे लगेंगे और उनकी जो है दुखद मृत्यु होगी या परेशान होंगे, तो ये अच्छा ठीक है सर, नहीं कहा जा सकता। समय अब खत्म हो रहा है। हम अगले दिन फिर से आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आपने हमारे मेहमानों की राय सुनी, आपको मैंने फैक्ट भी बताया और बताया कि इस वक्त देश की असली स्थिति क्या है। ऐसे में अब सरकार के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं और अब इन चुनौतियों का निपटारा करना ही होगा, क्योंकि सवाल सीधा आम लोगों की समस्या से जुड़ा हुआ है और तकलीफ परेशानी आम लोगों को साफ साफ उनके जीवन में नजर आ रही है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि और जबरदस्त तगड़े तरीके से एक्शन लें, ताकि ये काला बाजारी भी बंद हो और ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही गैस की, ये पूरी तरह से खत्म हो। क्योंकि अभी अगर स्थिति कंट्रोल में नजर आ भी रही है थोड़ी बहुत, तो आने वाले दिनों में जब भारत का स्टॉक खत्म होगा, अगर युद्ध लंबा चलता है तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अरुणेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेनका जी जुड़ी, लेकिन किसी कारणवश तकनीकी दिक्कत से वो हमसे बात नहीं कर पाए, उनका भी धन्यवाद। और आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।